हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेट की एक और अगली कड़ी में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सीरीज को लेके आए हैं, जिससे आप हमारे तो दिख तो आपको रहा होगा कि 10 ही क्वेश्चन, लेकिन जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। शायद आपने उसको सुना होगा चाहे नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैं 10 को रखता हूँ कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, आपको समझने में भी आसानी हो। ये नहीं अन्य लोगों की तरह कितने क्वेश्चन मैं कर दूँ ना आप एक समझ पाए ना 4 समझ पाए। कहा जाता है कि कम ही पढ़ो ज़्यादा समझो, ठीक? तो वही काम है मेरा, आप लोगों को समझाने का। कम ही पढ़ो ज़्यादा जानो, जो जानो अच्छे से जानो, नहीं तो नहीं जानो, क्योंकि कहते हैं आधा अधूरा जानकारी खतरे से खाली नहीं होता। और इसको पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और इस जो वीडियो चल रहा है इसको अन्य ग्रुप में जल्द से जल्द शेयर कर दें, जिससे पेट की जो परीक्षा है बहुत पास में है, उससे उसका लाभ उठा सके। कहते हैं जो हमारा ये प्रश्न है गागर में सागर की तरह वो काम करेगा। तो अब बात करते हैं हम अपने प्रश्नों की। इसमें पहला प्रश्न है कि पपीते का पीला रंग कैसा होता है। जो दिया है पहला प्रश्न, पपीते का पीला रंग कैसे होता है, तो आप कहेंगे कैरिया जैंथीन से। जैसे कैरिया जैंथीन होती है उसी के कारण पपीते का जो रंग होता है वो पीला होता है। कैरिका जैंथीन कहेंगे उसको, भूलिएगा नहीं कैरिका जैंथीन को। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है पपीते का, अन्य रंग भी अन्य चीज़ों का भी पूछा जाता है। जैसे कहा जाता है सेव का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है। गाजर प्याज का जो हल्का सा कहते हैं एक ब्राउनी कलर लेके रहता है उसका रंग कैसा होता है। फिर गाजर का जो हल्का सा नारंगी कलर लेके रहता है वो किसके कारण, जैसे इसमें कैरिका जैंथीन होता है, कौन सा किसके कारण पाया जाता है उन सबों का, तो आप कहेंगे सेव में किसके कारण सेव लाल होता है भाई, एंथोसाइनिन। प्याज भी एंथोसाइनिन के कारण ही वो उस तरह का ब्राउनी कलर पकड़ा रहता है। गाजर का जो नारंगी रंग रहता है वो भी एंथोसाइनिन के कारण ही वो कलर पकड़ा रहता है। चुकंदर में बता सकते हैं विटामिन मत कह दीजिएगा, विटामिन के कारण चुकंदर का जो रंग होता है वो रेड की तरह होता है। आप देखिए चुकंदर देखे होंगे, वो विटामिन जो कलर उसमें निकलता है वो विटामिन होता है। हल्दी का कुर्कुमिन, हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, कुर्कुमिन के कारण होता है। टमाटर का, ये तो अक्सर आप लोग जानते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही अब तो आम बात हो गई, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा। लाइकोपिन का नाम सुने हैं, ये टमाटर का जो होता है लाल रंग वो लाइकोपिन के कारण होता है। मिर्च का कैप्थनसीन, जो मिर्च का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है, कैप्थनसीन के द्वारा। यहाँ तो क्लियर हो गया कि ये अन्य इसके साथ साथ जो जिसके कारण से अन्य कलर होते हैं वो सारी चीज़ों को अभी मैंने बताया इंपॉर्टेंट जो थे। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम। फेरोमोन्स हार्मोन सामान्यता उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स बता सकते हैं, बताइए भाई। तो ये कहता है कीटों के द्वारा। फेरोमोन्स मनुष्य से हार्मोन से नहीं निकलता है, हाथी से नहीं निकलता है, हिरण से नहीं निकलता है, भालू से नहीं निकलता है। ये जो फेरोमोन्स हार्मोन्स है ये कीटों के द्वारा निकलता है। वो भी कीट कौन से, जो मेल कीट होते हैं, पुरुष कीट होते हैं, उन कीटों के द्वारा फेरोमोन्स हार्मोन्स निकलता है। ये किस लिए निकलता है भाई, तो ये निकलता है कि जो इनकी मादा कीटें होती हैं उनको ढूंढने के लिए। एक गाना है ना, तुम्हें मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान लूंगा, तो वो यही है। वो एक प्रकार का जो वो फेरोमोन्स हार्मोन है एक प्रकार की खुशबू है, उस जो मेल कीटों के द्वारा छोड़ा जाता है, और जो महिला कीट होती है, फीमेल कीट होती है, उस सुगंध को, वो खुशबू को सूंघते सूंघते वो अपने कीट के पास पहुंच जाती है। नहीं तो आप सोचते हैं इसको यहाँ छोड़े उसको वहाँ छोड़े, तो वो आपस में कैसे मिलेंगे, ठीक? तो किसके कारण से भाई, ये फेरोमोन्स हार्मोन के कारण ही मिलते हैं। अब कहते हैं कि गाना जो चला है, ये जितने भी कीट होंगे वो फेरोमोन्स हार्मोन ही छोड़ते हैं एक दूसरे के मिलने के कारण, ठीक? अभी तक कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि फेरोमोन्स हार्मोन कौन छोड़ता है। कहीं ऑप्शन में दे दे हाथी, मनुष्य, बंदर, भेड़िया, तो आपका कीट भी उसमें ऑप्शन में रहेगा, तो आपका उत्तर होगा कीट ही होगा। कीट क्यों छोड़ते भाई, तुम्हें मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, ठीक? अब गाजर का जो ब्राउन, एक गाजर 2 कलर का होता है, ठीक? एक हल्का सा ब्राउन कलर के लेके आता है, वो भी जैसे प्याज का रंग होता है ना,
गाजर कहते हैं ना, एक लाल होता है एक नारंगी कलर वाला। तो नारंगी जो कलर होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, गाजर का रंग नारंगी कह रहे हैं, वो लाल वाला। नारंगी वाला तो एंथोसाइन के कारण होता है। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। धातुओं का राजा किसे कहते हैं भाई? धातुओं का राजा किसे कहते हैं? सोना को भाई, सोना। बाबू सोना वाला सोना नहीं, पहनने वाला, जो महिलाओं का बड़ा फेवरेट होता है। अगर पति और सोना में से चुनने के लिए कह दिया जाए, जो गोल्ड होता है पहनने वाला गोल्ड, पति को चुना जाए या गोल्ड को चुना जाए, तो पत्नियां किसको चुन लेंगी भाई? गोल्ड को चुन लेगी, क्योंकि सोना सबसे प्रिय है, सोना के बाद अपना पति प्रिय है। ठीक, तो ये बाबू सोना वाला सोना नहीं है, जो कान में अलग अलग मॉडल के मॉडल्स बनाए जाते हैं वो वाला सोना है। और कहा जाता है कि ये सोने के लिए पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। कुछ लोग सोना, गोल्ड वाला सोना और बाबू सोना वाला सोना, बहुत सारा सोना है, लेकिन मैं ये गोल्ड वाले सोने की बात कर रहा हूँ। अब कहा जाता है चांदी। चांदी किसका सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है भाई? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। और प्रकाश की चाल सबसे अच्छी किसकी होती है? प्रकाश की चाल किसमें सबसे अच्छी होती है? निर्वात में, एक वैक्यूम ट्यूब में प्रकाश की चाल बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये सोना जरूर याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछे धातुओं का राजा किसे कहते हैं, तो गोल्ड, सोना को। अब अगली बात करते हैं, साधारण बातचीत की ध्वनि कितने डेसिबल की होती है? साधारण बातचीत की ध्वनि कितनी होती है, कितने डेसिबल की होती है? हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, कितने डेसिबल में बात कर रहे हैं भाई? तो वो डेसिबल है 30 से 40 डेसिबल में हम साधारण बातचीत करते हैं। ठीक, हम आपसे अपने मित्रों से बतियाते हैं तो साधारण बातचीत होती है 30 से 40। जैसे या तो थोड़ी दूर पे है, 25 मीटर 30 मीटर की दूरी पे है, तब भी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं उससे वैसे बात करेंगे तो सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा ना। तो उसके लिए हमको ध्वनि को लाउड करना पड़ेगा। तो लाउड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? हमको किसी को एंग्री, गुस्सा दिखाना है, उसके लिए कितनी ध्वनि होती है, कितने डेसिबल की ध्वनि होती है गुस्से में? जल्दी बताइए। 50 से 60 डेसिबल तक जो गुस्से वाली बात होती है, वो गुस्से में आदमी चिल्लाता है, वो 50 से 60 डेसिबल होता है। और कानों में फुसफुसाना, धीरे धीरे, पता नहीं फोन आप कैसे बतियाते हैं लोग, धीरे धीरे फुसफुसा के, कान जो होता है सांप, कहते हैं सांप बहुत तेज सुनता है, उस तरह से। एक बार हम यात्रा में सफ़र कर रहे, मतलब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, पता नहीं वो कैसे बोल रहा था, धीरे से सुन ले रहा था, वही बोल रहा था सुन लेता, मैं पास ही में था, उसकी एक बात नहीं सुन पाया। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि फुसफुसाहट की जो सुनने की ध्वनि होती है वो कितने डेसिबल की होती है? तो वो 15 से 20 डेसिबल की होती है। जो फुसफुसाहट की फ़ोन पे सांपे नियर बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, वो 15 से 20 डेसिबल तक की फुसफुसाहट की ध्वनि होती है। अब अगला प्रश्न होता है, रक्त जमने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? रक्त, मैं विटामिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रक्त जमने में किस धातु की सबसे अहम भूमिका होती है? जल्दी बताइए। तो यहाँ पे है कैल्शियम। कैल्शियम को अगर सूत्र के माध्यम से, एक छोटे सिंबल के माध्यम से निर्देशित करते हैं तो Ca मीन्स कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है भाई? कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम क्या होता है भाई? बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कहा जाता है कि रक्त जमने के लिए हो गया, ये सबसे कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण होता है। बताइए रक्त की खोज किसने की है? रक्त की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त की खोज की है। रक्त के जो समूह होते हैं, ए समूह होता है, बी समूह होता है, AB प्लस समूह होता है, O समूह होता है। AB प्लस समूह को सर्वग्राही कहते हैं, मतलब जितने भी ग्रुप होते हैं उन सारे ग्रुपों से AB प्लस ग्रुप ब्लड ले सकता है। ठीक, और O ग्रुप क्या होता है? O माइनस सर्वग्राही, सर्वदाता, मतलब जो चाहे भैया आइए लेके जाइए, मुझसे लेके जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आइए मैं सर्वदाता हूँ। वो जो माइनस ग्रुप होता है वो सर्वदाता, हर किसी को ब्लड बांटता रहता है। और सर्वग्राही क्या है? बस ब्लड लेता है, वो किसी को देता नहीं है, वो उसी के ग्रुप का रहेगा तभी ब्लड ट्रांसफर होता है। लेकिन O क्या होता है? सभी ग्रुपों को, O माइनस वाला सभी ग्रुपों को ब्लड ट्रांसफर कर देता है। तो ये रक्त जमने में, अगर इन सारे रक्तों को जमने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जो ग्रुप होते हैं जितने AB वगैरह, तो ये कैल्शियम की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया है? रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया है? तो उत्तर होगा आपका हेनरी बेकुरल।
रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया है? तो हेनरी बेकुरल। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? जल्दी बताइए, रेडियो सक्रियता की मात्रक क्या है? क्यूरी, मात्रक जो इसका क्यूरी। अब इसमें रेडियो सक्रियता में कौन कौन से तरंग दैर्घ्य पाए जाते हैं? एक नॉर्मल तरंग दैर्घ्य पाया जाता है जिसमें बहुतायत मात्रा में अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 प्रकार के तरंग दैर्घ्य छोड़ता है। अब इसको मापा किससे जाता है भाई? किससे मापा जाता है? रेडियो सक्रियता को मापा किससे जाता है? ग्यूमेर काउंटर से इसको मापा जाता है। अगर अल्फा, बीटा और गामा की किरणें बहुत तेजी के साथ आपके ऊपर गिर रही होंगी तो वो उससे कौन सा रोग होता है भाई? कौन सा रोग? पोटेशियम आयोपीड, पोटेशियम आयोपीड नाम का आपको रोग हो जाता है। लेकिन अगर उस रोग से अल्फा, बीटा, गामा का जो किरणें आपके ऊपर गिर रही हैं उसका बचाव करने के लिए आपको कौन सा भोजन धातु खानी पड़ेगी? कौन सा धातु खानी पड़ेगी? जल्दी बताइए। NaCl जो धातु है, नमक, वो हमको भोजन के रूप में लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ठीक ठाक मात्रा में, जहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा की जो किरणें आती हैं डायरेक्ट हमारे शरीर को इफेक्ट नहीं पहुंचाएंगे। अगर सीधा इफेक्ट पहुंचाती हैं तो हमको कौन सा रोग हो जाता है? पोटेशियम आयोडोपीड नाम का रोग हो जाता है। ठीक, अब अगले पे आते हैं। वर्ग विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? वर्ग विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो ये 3 तिकड़ी है, 3 तिकड़म हैं, 3 तिकड़ेबाज हैं। ये हैं सोडी, फैजान, रसेल। सोडी, फैजान, रसेल, इन तीनों ने वर्ग विस्थापन का सिद्धांत दिया था। ठीक, अब ये कहते हैं कि जैसे गैस को द्रव से मिलाया जाए तो क्या बनेगा? गैस को द्रव से मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? फॉग। देखें, अब ठंडी का समय आ रहा है ना, अब देखेंगे बहुत सारा कोहरा आपको देखने को मिलेगा। तो वो क्या होता है? गैस और द्रव को पहले गैस होगी, उसके अंदर द्रव मिलाया जाएगा, तब जाके कोहरा बनेगा। अगर पहले द्रव मिलाते हैं उसके बाद गैस मिलाते, पहले द्रव होता है उसके बाद गैस मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? कोल्ड ड्रिंक बन जाएगा। ठीक, जो आप पीते हैं, तमाम ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, तो उसमें पहले द्रव पाया जाता है, उसके बाद गैस मिलाई जाती है, तब जाके वो कोल्ड ड्रिंक तैयार होता है। लेकिन गैस पहले होगी या द्रव बाद में होगा तो कोहरा हो जाएगा। अगर द्रव को ठोस के साथ मिलाया जाए तो क्या बन जाएगा भाई? अक्सर घरों में प्रयोग करते हैं, हर कोई प्रयोग करता है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जो द्रव और ठोस का प्रयोग ना करता हो। द्रव प्लस ठोस का प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है? शरबत भाई, शरबत। और गैस को ठोस के साथ मिला दिया जाता है, गैस को ठोस के साथ मिला दिया जाता है तो क्या बनता है भाई? धुआं। घर में धुआं वगैरह निकलता है, कहीं और से भी धुआं वगैरह निकलता है। तो गैस पहले होती है, उसके बाद ठोस होता है। तो ये चीज था वर्ग विस्थापन के लिए। अब बात करते हैं सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न पता नहीं क्यों इतना बोर्ड के लिए फेवरेट होता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कोई लोग एथिलीन कह लेंगे, एसिटिलीन कह लेंगे, लेकिन जो उत्तर है आपका एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरके में पाया जाता है। अब अम्ल की बात करते हैं तो बहुत सारे अम्लों को मैं एक कॉमन अम्ल की बात करूंगा, क्योंकि समय आपका ज़्यादा नुकसान होगा, तो मैं बस सिर्फ एक अम्ल की बात करूंगा, फार्मिक अम्ल। इसका नाम सुने होंगे, फार्मिक अम्ल का नाम सुने होंगे कि किस में पाया जाता है। अक्सर प्रश्न पूछता है फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा चींटी में। बस इतने जानते हैं, चींटी के अलावा जो होता है फार्मिक अम्ल कई चीज़ों में, कई लोगों में पाया जाता है, कई प्रकार के जीवों में पाया जाता है, इसलिए मैंने फार्मिक अम्ल को कॉमन रखा। जुआ देखें, सर में जुए पड़ जाते हैं, वो उसके अंदर भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मक्खियाँ देखें, शहद में जो लगती हैं मक्खियाँ, उसके अंदर भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू जो डंक मारता है ना, उसके अंदर भी फार्मिक अम्ल होता है। और सांप जो आदमी को डसता है, उसके अंदर भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे फार्मिक अम्ल की मात्रा की बात है कि कौन सा जीव कितना धारण करता है। चींटी कम धारण करती है, इसलिए आपको खुजलाहट होके थोड़ा सा दर्द होके ठीक हो जाता है। वही मक्खी मारती है तो आपको थोड़ा सा और दर्द होता है, ठीक। और कहीं बिच्छू मार देता है तो बहुत तेज दर्द करता है, और सांप मार देता है तो दर्द के साथ आप बेहोशी होने लगती है। तो ये फार्मिक अम्ल ही होता है, ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि जितने अम्ल होते हैं कहीं ना कहीं आपके लिए सदुपयोग और अनुसदुपयोग दोनों लिए। अब अगले प्रश्न पे आते हैं 9वें पे। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण संभव नहीं है? मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण संभव नहीं है? तो भाई जाहिर सी बात है, मस्तिष्क। ऐसा कोई अभी तक डॉक्टर ही नहीं बना है कि जो मस्तिष्क का
प्रत्यारोपण कर सके थे। नहीं तो न्यूटन का दिमाग अभी तक आ गया होता, आइंस्टीन का दिमाग अभी तक किसी न किसी के अंदर रहता कि और इससे क्या होता, ब्रह्मांड और ज़्यादा तरक्की करता, बहुत ज़्यादा। यही तो चीज़ नहीं आज तक हो पाया है। रिसर्च इस पर चल रही है कि किसी का माइंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जैसे बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसफ़र हो जाता है। कहते हैं गुर्दे का ट्रांसफ़र हो जाता है, लीवर का ट्रांसफ़र हो जाता है। लीवर से याद आया, हृदय से याद आया, लीवर सबसे पहले विश्व में लीवर का प्रत्यारोपण, हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था विश्व में, मैं पूछ रहा हूं? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। किस सन में भाई? 1967 ईस्वी में। और वहीं बात करते हैं हृदय का प्रत्यारोपण भारत में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इस प्रश्नों को बार बार दोहरा रहा हूँ। हृदय का प्रत्यारोपण विश्व में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 ईस्वी में, और भारत में हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, उनका नाम बताइए? वेणुगोपालन ने। किस सन में भाई? 1994 ईस्वी में वेणुगोपालन ने भारत में हृदय का प्रत्यारोपण किया था। ठीक, बाकी बहुत सारे शरीर के अंगों का, आंखों का प्रत्यारोपण हो जाता है, खून का भी प्रत्यारोपण, बहुत सारी चीज़ों का प्रत्यारोपण हो जाता है, लेकिन यही एक चीज़ ऐसी रह गई जिसका प्रत्यारोपण नहीं होता है। और ग्लूकोज का सूत्र जानते हैं, लगभग एसएससी, पेट वगैरह जो भी बोर्ड के हैं, ये भी इसका फेवरेट बना हुआ है। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो वो सूत्र होता है C6H12O6, 6 कार्बन के, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कुछ जो और इम्पॉर्टेंट है सूत्र की, क्या होता है? NaCl किसका होता है? NaCl किसका होता है भाई? जो आप भोजन में नमक डालते हैं ना, वो क्या है? नमक ही होता है। आँख से आंसू जो निकलता है वो क्या होता है? NaCl ही होता है। ठीक, तो वो उसका सूत्र होता है। आप खाने का सोडा उसको क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो खाने का सोडा होता है, अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूजन होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने का सोडा, उसको क्या, उसका सूत्र क्या है? NaHCO3। ये खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं। अब धोने का सोडा जो कपड़े वगैरह धोते हैं, उसको क्या सूत्र दिया गया है, उसका भी बता दीजिए। Na2CO3 इसका सूत्र है। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी जो खाने का सोडा का सूत्र है, ठीक, सूत्र के साथ जो नाम इसका दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा का, फिर उसका नाम पलट दीजिए, उसका कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने को सोडा का कहते हैं, और खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। यही इसका सूत्र था। और कंफ्यूज मत हो जाइए कि एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं धोने का सोडा और खाने का सोडियम। एक बार और कह दे रहा हूँ, खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और धोने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, आज के ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों से 100 प्रश्न थे और आपके पेट की परीक्षा के लिए उपयोगी थे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।